brought to you by Kuku FM. Download the app now. एक कमाल की डॉक्यूमेंट्री सीरीज है द डेविल नेक्स्ट डोर। ये संदिग्ध नाजी अपराधी इवान द टेरेबल की कहानी कहती है। पोलैंड में एक जगह है ट्रेबलिंका। हिटलर 1933 में जर्मनी की सत्ता में आया। हिटलर जर्मनी का शुद्धिकरण करना चाहता था। जो शुद्धता वाली कसौटी पर खरे नहीं उतरते थे उन्हें मिटाया जाना जरूरी था। इस लिस्ट में यहूदी सबसे ऊपर थे। उन्हें साफ करने के लिए नई नई विधियां अपनाई गईं। एक तरीका था कंसंट्रेशन कैंप का। इसमें छांटे गए लोगों को बंद करके रखा जाता, फिर उन्हें गैस चैम्बर्स में डालकर मार दिया जाता था। हिटलर के आदेश पर यूरोप के अलग अलग शहरों में कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए, ऑश्विट्ज, सोबिबोर, म्यूनिक, ट्रेबलिंका आदि। इवान द टेरेबल इसी ट्रेबलिंका कैंप में गैस चैम्बर चलाता था। जो लोग ट्रेन में भरकर लाए जाते, इवान उनका भविष्य तय करता था। वो वहशी था। जब लोग गैस चैम्बर की तरफ भेजे जा रहे होते उस समय इवान रास्ते में खड़ा हो जाता। उसके एक हाथ में तलवार होती थी। उससे वो मौत की कतार में जा रहे लोगों पर हमला करता था। इवान किसी को नहीं बख्शता। जब लोग अपने शरीर से बहते खून को देखकर तड़पते थे तब वो जोर जोर से हंसता था। गैस चैम्बर में मारने के बाद वो लाशों तक को भी नहीं छोड़ता था। अनुमान है कि इवान ने ट्रेबलिंका में लगभग 10 लाख लोगों को गैस की भट्टी में झोंका था। 1943 का अंत आते आते नाजियों की हालत खराब होने लगी थी। मित्र सेनाओं ने उन्हें पीछे धकेलना शुरू कर दिया था। अक्टूबर महीने में वे ट्रेबलिंका पहुंचे। वहां का नजारा विभत्स था। जगह जगह पर हैवानियत के निशान पड़े हुए थे। जो जिंदा बच गए उनकी हालत दयनीय थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन कैंप्स को चलाने वाले नाजी पहले ही भाग चुके थे। इवान द टेरेबल का कोई अता पता नहीं था। उसे अपनी नियति का अंदेशा हो चुका था। 1945 में विश्व युद्ध का अंत हो गया। हिटलर और उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोएबल्स ने आत्महत्या कर ली थी। कई नाजी अफसर पकड़े भी गए थे। उनके ऊपर न्यूरेमबर्ग में मुकदमा चला था। कुछ को मौत की तो कुछ को उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन यह संख्या कम थी। जिस अनुपात में नाजियों ने युद्ध अपराध को अंजाम दिया था उस अनुपात में उन्हें सजा नहीं मिली थी। बहुत सारे संदिग्ध न्याय के कटघरे से बचकर निकल चुके थे। इनमें से एक इवान द टेरेबल भी था। ये स्थिति 1977 तक बनी रही। उस साल अमेरिका में आईडी कार्ड मिला। ये इवान द टेरेबल का था। कड़ियां जोड़ने पर पता चला कि फोर्ड कंपनी में काम करने वाला एक शख्स इवान हो सकता है। उस शख्स का नाम था जॉन डिम्यानुक। वो लंबे समय से अमेरिका में रह रहा था। जॉन का भरा पूरा परिवार था। आरोप लगने के बाद उसके ऊपर मुकदमा चला। अमेरिका ने जॉन की नागरिकता छीन ली। फिर उसे इजराइल में प्रत्यर्पित करने का फैसला आया, क्योंकि इवान के कहर से पीड़ित अधिकतर लोग यहूदी थे और वे इजराइल में रह रहे थे। मुकदमा शुरू हुआ इजराइल और जर्मनी में, ये तय करने के लिए कि क्या जॉन ही इवान द टेरेबल है। इस मुकदमे का क्या परिणाम निकला, ये जानने के लिए आपको पूरी सीरीज देखनी होगी। ये कहानी सुनाने के पीछे हमारा एक मकसद है। क्या जॉन डिम्यानुक के ऊपर मुकदमा चला? हालांकि वो इकलौता नाजी नहीं था जो युद्ध अपराधों के आरोपी थे। 1945 में नाजी पार्टी की सदस्यता 85 लाख लोगों की थी। उनमें से 1 लाख से अधिक वैसे लोग थे जो सीधे तौर पर नरसंहार में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन जब सजा की बारी आई तो गिनती के लोगों को ही कटघरे में खड़ा किया जा सका। बाकी युद्ध अपराधी कहाँ गायब हो गए? कैसे उन्होंने पश्चिमी देशों के चाल और चरित्र को प्रभावित किया? और आज हम आपको ये सब क्यों सुना रहे हैं, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। आगे चलने से पहले एक काम की सूचना। विश्व युद्ध के जिक्र के साथ साथ किताबों की याद भी आ गई। वर्ल्ड वॉर के इतिहास की बात हो या साहित्य, समाज, दर्शन, विज्ञान या देश दुनिया से जुड़ी किताबें अब ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं। ऑडियो बुक्स माने बोलने वाली किताबें। इन ऑडियो बुक्स का खजाना आपको मिलेगा कुकू एफएम पर। कुकू एफएम इस एपिसोड के पार्टनर भी हैं। लल्लन टॉप के साथी होने के नाते आपके लिए एक खास ऑफर भी है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने पर 50% की छूट। लाभ लेने के लिए करना क्या होगा? प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटू सा कोड डालना होगा। ध्यान रहे, यह ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही है। पहले आओ पहले पाओ। अब सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 13 जनवरी 1942 लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में मित्र राष्ट्रों की बैठक हुई। इस बैठक में आपसी सहयोग बढ़ाने के अलावा एक और खास मुद्दे पर सहमति बनी। ये मुद्दा था युद्ध अपराध के दोषियों को सजा देना।
धुरी राष्ट्रों की हार के बाद अलग अलग मिलिट्री कोर्ट्स की स्थापना की गई। उनमें दोषियों को सजा देने का मिशन शुरू हुआ। हालांकि इन कोर्ट्स का फोकस मित्र राष्ट्रों पर था, यानी विजेता देश के नागरिकों के खिलाफ हुए अपराधों पर। अधिकांश पीड़ित यहूदी जर्मनी और उसके नियंत्रण वाले इलाकों के निवासी थे। जर्मनी पराजितों का देश था, इसलिए ट्रायल्स के दौरान यहूदियों के ऊपर हुए अत्याचार पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। 1949 में जर्मन कोर्ट्स को नाजी क्रिमिनल्स पर मुकदमा चलाने का अधिकार दे दिया गया। अब वे स्वतंत्र थे। 1950 के दशक में कोल्ड वॉर की आंच गर्म होने लगी थी। इसके चलते नाजियों से ध्यान हटने लगा। फिर आया साल 1961 का। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने एडोल्फ आइकमैन को पकड़ लिया। वो अर्जेंटीना में छिपकर रह रहा था। आइकमैन फाइनल सॉल्यूशन का मास्टरमाइंड था। उसे किडनैप कर इजराइल लाया गया। वहां उसके ऊपर केस चला। दोषी पाए जाने के बाद उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। आइकमैन के मामले ने नाजी अपराधियों वाला चैप्टर दोबारा खोल दिया था, लेकिन राह इतनी आसान नहीं थी। जर्मन कानून में एक लोचा था। हत्या जैसे अपराध में केस चलाने की समय सीमा 20 सालों की थी। यानी अगर मर्डर हुए 20 साल हो गए और इस अवधि में केस शुरू नहीं हुआ तो अपराध खत्म मान लिया जाता था। दबाव बढ़ने के बाद इसे बढ़ाकर 30 साल किया गया। फिर लिमिट वाला क्लॉज हमेशा के लिए हटा लिया गया। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ सबूत लाने की पूरी जिम्मेदारी केस दायर करने वाले पक्ष की होती थी। अधिकतर मामलों में सरकारें कोई मदद नहीं करती थी। नाजियों ने मैदान छोड़ने से पहले अधिकतर रिकॉर्ड्स जला दिए थे। इसका नुकसान ये हुआ कि नीचे के स्तर पर काम करने वाले नाजी बेकसूर होकर घूमते रहे। उनका जीवन पहले की तरह चलता रहा। कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जॉन डेम्यानुक का केस एक अपवाद था। हालांकि उसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा आराम से गुजार लिया था। वो रिटायर होने की उम्र में अदालत पहुंचा था। अब सवाल ये कि जो अदालत तक नहीं पहुंचे वे कहाँ गए। 1945 में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन पेपर क्लिप चलाया। इसके तहत हिटलर के लिए काम करने वाले वैज्ञानिकों को अमेरिका लाया गया। इसके 2 मकसद थे। पहला, नाजियों के सीक्रेट हथियारों का पता लगाना, और दूसरा कि उन वैज्ञानिकों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। इस काम में अमेरिका अकेला नहीं था। ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ ने भी अपने अपने फायदे के लिए नाजी वैज्ञानिकों को बाहर निकाला। उन्हें सजा नहीं होने दी। कुछ उदाहरणों से समझते हैं। वर्नर वॉन ब्राउन एक रॉकेट इंजीनियर थे। उन्होंने अमेरिका के लिए पहली बैलिस्टिक मिसाइल रेडस्टोन बनाई थी। वो नासा के स्पेस प्रोग्राम के अहम किरदार थे। ब्राउन को नासा के फाउंडिंग फादर्स में गिना जाता है। उन्हें अमेरिका में नायक का दर्जा मिला है। लेकिन ब्राउन का एक नॉट सो गुड इतिहास भी है। ब्राउन नाजी थे। उन्होंने हिटलर के लिए रॉकेट बनाए थे। ब्राउन ने कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद कैदियों से जबरदस्ती मजदूरी भी करवाई थी। उनके सारे गुनाहों को अमेरिका ने पूरी तरह से भुला दिया। एक नाम ह्यूबर्ट्स स्ट्रगहोल्ड का भी है। स्ट्रगहोल्ड डॉक्टर थे। हिटलर के शासन के दौरान उन्होंने डकाऊ कैंप के कैदियों पर विभत्स प्रयोग किए थे। अमेरिका में उन्हें ब्रूक्स एयरफोर्स के मेडिकल डिवीजन का मुख्य वैज्ञानिक बनाया गया। कालांतर में उन्हें स्पेस मेडिसिन का जनक कहा गया। हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में नाजी डॉक्टर जोसेफ मेंगले की कहानी सुनाई थी। मेंगले जुड़वा बच्चों पर क्रूर प्रयोग करने के लिए कुख्यात था। उसे अर्जेंटीना भागने में रेड क्रॉस ने मदद भी की थी। बाद में वो ब्राजील चला गया। उसने आराम से अपनी जिंदगी गुजारी। मेंगले वाले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक मामला क्लाउस बार्बी का था। उसे लियोन का कसाई कहा जाता है। बार्बी फ्रांस में यहूदियों के नरसंहार का दोषी था। उसे अमेरिका ने अपना जासूस बनाकर रखा। जब फ्रांस ने उसे सौंपने का दबाव बनाया तो उसे बोलीविया भगा दिया गया। बोलीविया में वो सरकार के सलाहकार के तौर पर काम कर रहा था। वो पुलिस को टॉर्चर करने की तरकीबें सिखाता था। उसने बोलीविया में तख्तापलट में भी मदद की। जब उसका काम खत्म हो गया तब उसे फ्रांस भेज दिया गया। 1983 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 8 बरस बाद जेल में ही उसकी मौत हो गई। एडोल्फ आइकमैन को अर्जेंटीना भागने में वेटिकन ने मदद की। 1960 के दशक में अर्जेंटीना की सरकार नाजी समर्थक थी। उन्होंने आइकमैन समेत कई नाजी अपराधियों को अपने यहाँ शरण दी। नाजी अपराधी कई और देशों में भी पहुंचे। 1970 में ऑस्ट्रिया की सरकार में 4 मंत्री नाजी थे। चिली में अगस्तो पिनोशे की सरकार ने नाजियों को टॉर्चर कैंप चलाने के लिए रिक्रूट किया था। कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका कम्युनिस्ट विचारधारा के खिलाफ लड़ रहा था। नाजी पार्टी की बुनियाद कम्युनिस्ट विरोध पर रखी गई थी।
अमेरिका को लगा कि कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ाई में ये लोग सबसे बड़ा हथियार साबित होंगे। उसे ये भी डर था कि अगर वे सोवियत संघ के हाथ लग गए तो उसी का नुकसान हो सकता है। इसके चलते उसने नाजियों को अपने यहाँ छिपाए रखा। 1979 में अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट ने ऑफिस ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस यानी OSI की स्थापना की। इसे नाजियों को अमेरिका से निकालने के लिए बनाया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ल्ड वॉर के बाद लगभग 10,000 नाजी अमेरिका पहुंचे थे। OSI सिर्फ 300 को बाहर निकाल पाई। 2006 में जस्टिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पूरी हुई। इसमें सरकार और नाजियों की मिलीभगत की पूरी जानकारी थी। इस रिपोर्ट को 4 सालों तक छिपा कर रखा गया। 2010 में रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स के हाथ लगी। फिर पता चला कि किस तरह से CIA ने कुछ सबसे खतरनाक नाजी अपराधियों को अमेरिका में सुरक्षित पनाह दी। अब बताते हैं कि आज हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं। दरअसल चिली में राष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। पहले राउंड के चुनाव के बाद दक्षिणपंथी उम्मीदवार होजे अंतोनियो कास्ट जीत के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। उन्हें चिली की यहूदी आबादी का समर्थन भी मिल रहा था। 19 दिसंबर को दूसरे राउंड का चुनाव होना है। उससे पहले एसोसिएट प्रेस यानी AP ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। AP की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि होजे के पिता माइकल कास्ट नाजी थे। वो 1950 में जर्मनी से चिली आए थे। रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद होजे ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वो दशकों पुरानी बात है, अभी मुझे बस इतना पता है कि मैं, मेरे पिता और मेरा पूरा परिवार नाजियों से घृणा करता है। उनकी सफाई का कितना असर हो पाएगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। हालांकि ये जरूर है कि AP की रिपोर्ट ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद गायब हुए नाजियों के इतिहास का चैप्टर फिर से खोल दिया है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं विदेशी मीडिया में छपी सुर्खियों की तरफ। 13 दिसंबर के विदेशी अखबारों में अमेरिका के टोर्नेडो का कहर सुर्खियों में है। टोर्नेडो के चलते अमेरिका में 100 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। केंटुकी, इलिनियोस, टेनेसी और अरकानसास सबसे प्रभावित राज्यों में से हैं। अभी भी इस आपदा से हुए नुकसान का पूरा आकलन नहीं हो सका है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने केंद्र से मदद भेजी है। उन्होंने केंटुकी में आपदा का ऐलान भी किया है। अल जजीरा की सुर्खी है, बाइडेन डिक्लेयर्स डिजास्टर इन केंटुकी आफ्टर डेडली टोर्नेडोज। स्काई न्यूज ने सुर्खी लगाई है, US tornadoes, recovery effort in Kentucky will take time, money and stir up fractured politics. अल जजीरा ने इजरायली PM की UAE यात्रा को प्रमुखता से छापा है। नफ्ताली बेनेट UAE की यात्रा पर जाने वाले पहले इजरायली प्रधानमंत्री बने। पिछले साल ही दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई थी। जाते जाते एक जानकारी लेते जाइए। 17 से 19 दिसंबर होने वाला है कुछ खास। साहित्य, कला, पत्रकारिता, राजनीति, खेल, उद्योग आदि जगत के बड़े नाम आएंगे एक साथ और होंगे रूबरू उन लोगों से जिनसे मिलकर बनता है हिंदुस्तान। देश के प्रख्यात कलाकारों द्वारा हर शाम सांस्कृतिक प्रस्तुति। तो स्वागत है आपका सोशियो कल्चरल फेस्टिवल लिट चौक में। ये होगा कहाँ? इंदौर के यशवंत क्लब में। मिलना जुलना बना रहे। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।